स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार SRS और आज हम लोग पढ़ेंगे अपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर 1 केमिस्ट्री 10th क्लास का लेक्चर 2। ठीक है, अभी देखो हमने पढ़ा क्या था। हमने बेसिकली स्टार्ट किया था केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, जिस प्रोसेस की वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बुक्स में डेफिनेशन चेंज हो सकता है कि द प्रोसेस इन विच द कंपोजिशन कैन चेंज टेक्स प्लेस, रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस, ब्ला ब्ला, लेकिन अगर सीधे बोले जाए तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू केमिकल चेंजेस होते हैं उसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो उसमें हमने पहले पढ़ा था कि स्टेट चेंज करता है, इसमें स्टेट चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। और देखो केमिकल चेंजेस के और एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे केमिकल चेंजेस के हमने बर्निंग ऑफ वुड, जो लकड़ी जलती है वो भी आपका केमिकल चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम आपको दिखाएं केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ वुड, वुड मतलब आपका कोयला। ठीक है, कोयला जलता है किसकी प्रेजेंस में। देखो इसको कैसे केमिकल रिएक्शन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, अभी और हम बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास होता है कार्बन, किसकी प्रेजेंस में, हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। ठीक है, क्या बनता है आपको सबको पता है कि जब हम भी कोई चीज़ जलाते हैं तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, और क्या मिलता है हमें, और हमें मिलता है क्या, हीट। समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन का प्रॉपर्टी दूसरा है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी दूसरा है, और जो CO2 बन रहा है उसका प्रॉपर्टी दूसरा है, और साथ में हीट जनरेट हो रही। तो ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये हो गया हमारा बर्निंग ऑफ वुड में क्या होता है, बेसिकली जो कार्बन होता है वो हमारा किस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अच्छा अभी से बता दे रहे, जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उनको हम लोग बोलते हैं कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी आगे और डिटेल, परेशान मत हो कि ये कैसे हो गया क्या हो गया, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी खाली हम लोग प्रॉपर्टीज और जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। ठीक है ना। ठीक, तो ये जो रिएक्शंस आपको मैं लिखवा रहा हूँ इनमें कोई डाउट हो रहा है इसका टेंशन मत लो। अभी जब हम रिएक्शंस में और डिटेल में जाएंगे तब हम बात करेंगे तो ये रिएक्शंस ऐसे क्यों लिखी हैं। ठीक है, अब परेशान मत होइए। ऐसे ही देखो आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, ये भी एक आपका केमिकल चेंजेस होता है। कैसे होता है केमिकल चेंज, देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास होता है आयरन, जो किस में चेंज होता है। देखो आयरन जंग लगने के लिए या रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती। क्या क्या चाहिए होता है, हमें पहला चाहिए होता है पानी, और क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है तभी ही रस्ट लगेगा, तभी आयरन में रस्टिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ध्यान रखना ये दोनों चीज़ हमको चाहिए एक साथ। जैसे अगर आपका, या फिर बोल दे मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब ही होता है क्या, एयर और वाटर, और एयर में आपका ऑक्सीजन होता ही होता है। अगर आपको कहीं आयरन के साथ मॉइस्चर मिल जाए या वाटर और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें मिल जाए तो आपका क्या होगा, रस्टिंग होगा। और क्या जो रस्ट बनता है ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। क्या होता है, डॉट XH2O। फिर से समझो, देखिए यहाँ पे क्या है, आयरन, आयरन किसके कांटेक्ट में आएगा, जब भी वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो रस्टिंग होगा, जंग लगेगा। और जो जंग लगता है उसका जो केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये क्या है, कैसे है, ये हम बाद में बात करेंगे। इसी को ही बोलते हैं हम लोग रस्ट। रस्ट कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्राउन भी हो सकता है, कहीं कहीं रेडिश ब्राउन दिया जाता है। इतना उसमें जज्बाती नहीं होना है कलर को लेके कि सर मेरी किताब में तो रेडिश ब्राउन लिखा है, मेरी किताब में तो ब्राउन लिखा है, और शायद मे भी किसी किताब में रेड दे दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भावनाएं समझो, उसके आसपास ही कलर होता है। नहीं लेके दिखाने आ जाओ कि सर ये देखो मेरा तो ब्राउन कलर का है, आप तो रेडिश ब्राउन बोले थे। ठीक, तो इतना इसमें, तो ये भी देखो इसमें हमने क्या क्या देखा,
देखो ये वाला पहला एग्जांपल में हमने चेंज इन टेम्परेचर देखा, या चेंज, देखो यहाँ पे था हीट बढ़ा, ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हो गया। अभी देखो अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, बहुत सारे रिएक्शन होता है, तो उसमें फिर ये हम लोग रिपीट करवाने का हम कोशिश करेंगे, तो रिएक्शन के लिए टेंशन मत लो। देखो ये आयरन जब भी पानी और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें रस्ट लगेगा ही लगेगा, और रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये आपकी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन नहीं है, हम बस सिंबॉलिक फॉर्म बता रहे हैं कि इस तरह इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, इसीलिए ये केमिकल चेंज है, ठीक है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है, जब भी हमारा दूध खराब होता है तो उसमें होता क्या है, देखो दूध में क्या होता है, दूध में होता है आपका क्या, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज एक दूसरा कंपाउंड है या ठीक है, और वो किस में जाता है आपका, जब भी खराब होता है या कुछ होता है तो जो चेंज होता है बेसिकली जो दही बनता है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, बात समझ रहे हो कि झेल रहे हो। तो कर्डिंग ऑफ मिल्क में बेसिकली जो आपका लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, ठीक है, आता है। फिर ये भी आपका एक केमिकल चेंज हो गया। फिर आता है डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप फूड डाइजेस्ट करते हो उसमें क्या होता है, देखो डाइजेशन ऑफ फूड, इसको जरा ध्यान से समझना, अभी फिर हम समझाते रहेंगे बार बार, आप परेशान मत होना। देखो फूड में डाइजेशन में क्या होता है, फूड आपको पता है हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होता है, ग्लूकोज के रूप में, किसके रूप में, ग्लूकोज। अब हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है ये हमारी बॉडी में पहुंचता है, और आपको पता है हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, और हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में हमारे, और क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर, ठीक है, और बेटा एनर्जी, वही एनर्जी जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, वही एनर्जी जिससे आप पढ़ रहे हैं, वही एनर्जी जिससे आप टिकटॉक चला रहे हैं, वही एनर्जी जिससे आप फेसबुक चला रहे हैं, वही एनर्जी जिससे आप बैट बॉल खेल रहे हैं, समझ गए, वही एनर्जी जिससे आप आंखें झपका रहे हैं, वही एनर्जी जिससे आप बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। बेसिकली तो ये हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमारे पानी बनता है, ठीक है, और एनर्जी बहुत सारी मिलती है हमें, जिससे हम लोग अपना डेली रूटीन का काम करते हैं। तो ये होता है डाइजेशन ऑफ फूड में। समझ में आ रहा है कि नहीं। जितने अच्छे से फूड डाइजेस्ट होगा उतना अच्छा रहता है, क्योंकि उतनी अच्छी हमारी एनर्जी में ब्रेक होता है, या ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होता है किसमें, एनर्जी में। बात समझ में आया कि नहीं। देखो क्या होता है, जब भी ये इस तरह, ये मोटापे का भी रीजन यही होता है। जैसे हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है, मतलब खाना खाया और उसको डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन के बाद हमें एनर्जी मिली, अगर हम वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे बॉडी में ही स्टोर हो जाती, किसके रूप में, फैट के रूप में, जिसको हम लोग चर्बी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। तभी तो हम लोग वर्कआउट क्या करते हैं, वर्कआउट करते, जिम गया, आज क्या करना है, एनर्जी बर्न किया है, ठीक है, या फैट बर्न किया है। एक्चुअली फैट बर्न नहीं करते, जो फैट के रूप में एनर्जी स्टोर है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तभी देखना जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं या जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, वो उनके फैट नहीं जमा होता, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में एनर्जी, ग्लूकोज, ये सब आप बायो के अगर जब छात्र होगे, स्टूडेंट बनोगे, तब आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, या बायो वाले सर और अच्छे से बताएंगे। बात इतना समझो कि जो हमारे बॉडी में एनर्जी है, जो हम लोग खाना लेते हैं, पचाते हैं, फालतू जो डाइजेशन प्रोसेस है, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इतना समझ गए। फॉर्मेशन ऑफ टी तो आपको पता ही है, हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकोज, शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं, और टी लीफ लेते हैं, दुनिया भर की चीज़ें मिला के सबका इंडिविजुअल अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है, अलग अलग कंपोजिशन होता है। जब हम लोग चाय बनाते हैं, चाय में अलग कंपोजिशन होता है। तो ये भी एक तरह का कैसा चेंज है,
केमिकल चेंज है। तो हमें लगता है अभी आपको केमिकल चेंज एकदम से क्लियर हो गया होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। हाँ, और आपको हमने एक काम दिया था कि आपको 9th का क्रिस क्रॉस रूल अच्छे से याद रखना है। क्रिस क्रॉस रूल में आपको क्या पता करना था कि हर कैटायन और एनायन का वैलेंसी कितना होता है, उस पर चार्ज या फिर कितना होता है, सेम चीज़ है। तो अभी आपको याद होगा, ठीक है। जैसे आपका कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, तो कॉपर सल्फेट का आपको पता है कॉपर पे +2 होता है और +1 भी होता है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कौन से सल्फेट का पूछ रहा है, क्यूप्रस सल्फेट का पूछ रहा है या कॉपर सल्फेट का पूछ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कॉपर सल्फेट में हम लोग Cu2+ ही लेते हैं, ठीक है। क्यूप्रिक सल्फेट या बोल सकते हैं उसको। तो Cu2+ सल्फेट पे SO4 हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा रिवाइज करवाया था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट। यही आपका क्रिस क्रॉस रूल था। रिवाइज कर लिए होंगे, जिसने मेरी बातों को हल्के में लिया है तो आज सीरियसली ले लें और रिवाइज कर लें, क्योंकि इसका यूज़ बहुत आएगा। अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको फार्मूले पता होने चाहिए, फार्मूले रटने नहीं है। अगर आपको क्रिस क्रॉस रूल आता है तो आपको फार्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोनो दिक्कत का बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, जज्बाती मत होना, धीरे धीरे पढ़ो, जितना पढ़ाते जाएं बस उतना ही फोकस करो। आगे आगे भागोगे तो टेंशन आएगा आपको, ठीक है ना। और आगे आगे भाग भी रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही, टेंशन मत लो, जब हम वहाँ पहुँचेंगे सारे आपके प्रॉब्लम्स क्लियर कर देंगे। अब हम बात करते हैं ये केमिकल इक्वेशन होती क्या है। देखो, A schematic representation of any chemical reaction with the help of symbols and formulae of various species is called chemical equation। बात ऐसे समझो आप, जैसे अभी हमने बताया था कि कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई कि और क्या, एंड प्रोड्यूस, ये भी लिख सकते हैं, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ये एक क्या हो गया है, केमिकल रिएक्शन। अब इसको हमने क्या किया, हमने इसके सिंबॉलिक फॉर्म में सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, ठीक है। तो O, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को फार्मूला क्या होता है, CO2। इस तरह जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यही है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। तो ये हो रही है हमारी केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, या जिनके जो देखो, हमारे पास क्या था, कार्बन था, ऑक्सीजन था, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और इनको हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो रिएक्टेंट एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो इनको हम लोग कैसे साइन के साथ सेपरेट करते हैं, प्लस साइन के साथ इनको हम लोग सेपरेट करते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करके जो नई चीज़ बनाते हैं, नई स्पीसीज बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं या नए सब्सटेंस बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। इनको हम लोग RHS मतलब राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इनको अगर एक से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट है, उनको भी हम लोग प्लस साइन के साथ सेपरेट करते हैं। बेसिकली जो एरो होता है, एरो हमें बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बेसिकली ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है, समझे कि नहीं। जैसे मान लो हमारा A और B मिलके 3 नए प्रोडक्ट बना रहा है, कौन से, C, D
और ई। तो ए और बी हमारा प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, इनको हम लोग प्लस साइन के साथ सेपरेट करेंगे। सी डी ई हमारे प्रोडक्ट हो गए, इनको अब ये तीन है तो तीनों को हमने प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया। अब ये हमारे रिएक्टेंट बने, ये हमारे प्रोडक्ट बने, इनको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हेड होता है प्रोडक्ट साइड में और इसकी टेल होती है रिएक्टेंट साइड में। समझे कि नहीं? तो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन में हमारे दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं? उनके सिंबॉलिक फार्मूला रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इतना कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पक्का? तो हाँ, जैसे अब ये है, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बना रहा है, तो ये आपका यही हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मिलकर हमारी केमिकल इक्वेशन बनती है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये समझ में आ गया होगा आपका। इसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए या क्या क्या होना चाहिए हमारी ये केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन में। समझ में आया कि नहीं? पहला पॉइंट देखो, इट शुड बी रिप्रेजेंट ए ट्रू केमिकल चेंज। मतलब क्या है? द रिएक्शन शुड बी पॉसिबल टू कैरी आउट एज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही में जो हो रहा है वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है फर्जी कुछ और लिख रहे हो। दूसरा है इट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब बात समझो इसमें, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल। मतलब मान लो, और एटम समझते हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में पढ़ा था, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, जैसे ये ऑक्सीजन का एटम क्या होगा? O, और ये O2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ऐसे हाइड्रोजन H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। वही बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड में 3 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 3 होने चाहिए। इसको ही बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमेशा जो, तो ऑक्सीजन के अगर रिएक्टेंट साइड में 5 हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी 5 होने चाहिए। कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस होती क्या, अभी हम आगे बताएंगे। मतलब ये एक केमिकल जो रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन आप लिखते हो, ये दो उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट होनी चाहिए। थर्ड देखो, इट शुड बी मॉलिक्यूलर। हमेशा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, जैसे जो मतलब फ्रीली एग्जिस्ट स्टेट, जिस स्टेट में वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको पता है मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, या विच एग्जिस्ट फ्रीली। कैन क्या है? विच एग्जिस्ट फ्रीली। जैसे हाइड्रोजन आपका H2 के फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन आपका O2 के फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। समझ में आया कि नहीं? क्लोरीन आपका Cl2 के फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑक्सीजन को कभी भी अगर हम रिएक्शन में, जैसे हमने भी कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O नहीं लिखा था, O2 लिखा था, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ध्यान रखना, या क्लोरीन लिखेंगे तो Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन के साथ H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, क्योंकि ये हमेशा जब हाइड्रोजन फ्रीली एग्जिस्ट करती है तो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? H2 के फॉर्म में। तो हमेशा जो केमिकल रिएक्शन में हमारे जो सब्सटेंस होते हैं या केमिकल इक्वेशन में जो हमारे एटम या सब्सटेंस होते हैं, वो हमेशा जो एलिमेंट्री सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो एटम होते हैं, वो हमेशा फ्रीली फॉर्म में लिखे जाते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। समझ में आ गया होगा? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका, इट शुड बी रिप्रेजेंट द चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो, आपके हर केमिकल रिएक्शन में या ज़्यादातर केमिकल या किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए या वो भी लिखा जाना चाहिए। कैसे लिखेंगे टेम्परेचर चेंज, क्या लिखेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये 4 पॉइंट कम से कम आपकी एक केमिकल इक्वेशन में होने ही होने चाहिए। ठीक है, केमिकल चेंज जो ट्रू केमिकल चेंज है वो होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए, जो एलिमेंट्री सब्सटेंसेज हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए, और जो अगर इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो ये एक हो गया केमिकल इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब
क्या क्या स्टेप होंगे हमारे केमिकल इक्वेशन लिखने में, जरा ये बात करते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप देखो, राइटिंग ए बेसिक स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, चलो बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ही हम समझाएंगे, आप प्लीज अच्छे से समझना। ए स्केलेटल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट आइडेंटिफाइज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन बाय देयर केमिकल फार्मूला। देखो इसका मतलब, तो देखो स्केलेटल इक्वेशन मतलब क्या होता है, जब रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे आपने क्या बताया, जैसे यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे हमारी ये जो रिएक्शन है ये वर्ड फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, मतलब टूटा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, वर्ड फॉर्म। ये वर्ड फॉर्म इक्वेशन लिखा हुआ है। ये क्या है, ये सिंबॉलिक है, लेकिन कैसी इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन है। मतलब जब किसी रिएक्शन को या जब किसी इक्वेशन या रिएक्शन को हम लोग उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। बात समझो पहले फिर से। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaCO3। ये CaCO3 कैसे आया, देखो कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है बताएंगे, कैल्शियम पे होता है कितना, Ca2+, ठीक है। कार्बोनेट पे कितना होता है, CO3 माइनस। देखो हम बार बार रिवाइज करवा रहे हैं, ये आपका 9th का पोर्शन है, ठीक है। क्रिस क्रॉस रूल देख लो कितना जरूरत पड़ रहा है। ऐसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट रटना पड़ेगा। अगर आपको ये आता रूल तो रटना नहीं पड़ेगा, आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा, Ca2 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि CO3 के बगल में 2 नहीं लिख सकते, 32 हो जाएगा। CO3 के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब CO3 के जो आयंस है वो कितने हैं, 2 हैं। 2 सिंप्लीफाई करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा, CaCO3। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। तो फार्मूला और उनके सिंबल्स के रूप में जो लिखते हैं, पहला स्टेप जो होता है उसको ही बोलते हैं हम स्केलेटल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें बेसिक स्केलेटल इक्वेशन लिखना होता है, पहला स्टेप मेरा यही होता है, ठीक है। बेसिक स्केलेटल इक्वेशन में आप पहले वर्ड इक्वेशन में लिखो, फिर उसको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में या उसके फार्मूले के फॉर्म में लिखो, ठीक है। दूसरा पार्ट है राइटिंग ए प्रॉपर केमिकल इक्वेशन। अब प्रॉपर केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, पहला पार्ट है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड। सबसे पहले उनका फिजिकल स्टेट आपको लिखना चाहिए, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। जैसे मान लो ऊपर ही देखो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, ठीक है। चलो हम दूसरी रिएक्शन लिखे ले रहे हैं, जैसे आपका पानी वाला लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। तो केमिकल स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं आपका, वाटर। अब देखो, अब हाइड्रोजन का स्टेट क्या है, हाइड्रोजन का स्टेट है क्या है, गैस, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा सही से लिखते हैं ताकि आपको समझा सकें। हाँ, हाइड्रोजन का देखो, रुक जाओ पहले फिर से लिखता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन हो गया। और हाइड्रोजन का स्टेट क्या होता है, हाइड्रोजन का स्टेट होता है आपका गैस। तो इसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम लोग बगल में छोटा सा G लिख देते हैं, मतलब ये दिखा रहा है कि हाइड्रोजन कैसा है, गैसियस फॉर्म में है। गैसियस स्टेट में जो हाइड्रोजन है वो कंबाइंड होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का कैसा स्टेट है, ऑक्सीजन का भी कैसा स्टेट है, गैसियस स्टेट है, ठीक है। G से लिख दिया। अगेन अब क्या बनता है हमारा, वाटर। वाटर जो बनता है इस रिएक्शन में वो कैसा होता है, उसका स्टेट क्या होता है,
लिक्विड स्टेट होता है। तो यही हो गया कि द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड एज एस, ठीक है, स्मॉल एस मतलब सॉलिड, स्मॉल एल मतलब लिक्विड, और गैसेस के लिए स्मॉल जी, ठीक है। और एन एक्वस, जैसे कोई मान लो एक्वस है, जैसे NaCl आपका पानी में है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है NaCl का कैसा है, AQ, एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ जब पानी में होती है तो उसको हम लोग कब एक्वस में रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे कैसे रिप्रेजेंट करता है, आप उसके लिए परेशान ना हो। द स्पेसिफिक कंडीशन नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन, अब जो भी आपकी कंडीशंस है वो भी इसमें, जैसे मान लो इतने टेम्परेचर पे हो रही, इतने प्रेशर पे हो रही, तो वो हम लोग यहाँ पे एरो में लिख देते हैं। जैसे मान लो हमारा टेम्परेचर, लेट सपोज इसमें अगर स्पेसिफाई, अगर रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई भी स्पेसिफिक, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन हो रही है तो हम लोग ऐसे एरो में क्या लिख देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो देखो अगर किसी में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, डाउन एरो रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी में गैस निकल रही तो हम लोग अप एरो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका भी हम देख लो, जैसे मान लो आपका कॉपर सल्फेट का, अब देखो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे आपका कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो जैसे अब ये रिएक्शन फिर आएगी, आप परेशान मत होइए, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। अब ये एक्वस मतलब पता क्या है कि ये कॉपर सल्फेट पानी में है, किस में है, पानी में है, किसके साथ, आयरन के साथ, कैसा है, Fe कैसा है, सॉलिड, ठीक है। बात समझो जरा। अब ये जब आयरन कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट, ठीक है, या फिर फेरस सल्फेट। आपने पढ़ा होगा कि Fe2+ में होता है, +3 में भी होता है। तो यहाँ पे जो Fe है वो इसमें किस में आएगा, +2 में आता है, जो फेरस सल्फेट बनाता है FeSO4। और क्या निकलता है, और इसमें क्या बनता है, कॉपर इसमें सॉलिड, ठीक है, FeSO4 इनमें एक्वस। तो ये आपका हो गया, इस तरह हम एक्वस रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी पूरी केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आपको देखा जाए, अभी से हम थोड़ा बता दे रहे हैं, बाद में पढ़ो। क्या किया, Fe कॉपर की जगह आ गया, ठीक है, कॉपर की जगह आ गया। इसको क्या किया, अगर बोला जाए तो Fe ने कॉपर को हटा दिया या डिस्प्लेस कर दिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हम अभी बेसिकली बता रहे हैं रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। और देखो ये इसका फार्मूला, इसका नाम क्या है, आयरन 2 सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं हम लोग फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। फेरस मतलब जब Fe+2 में होता है तो हम लोग उसको फेरस बोलते हैं, Fe+3 में होता है हम उसको फेरिक बोलते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी सुन लो ध्यान से, ठीक है। अभी देखो ये इक्वेशन का अभी और आगे डिटेल में बात करेंगे, इस रिएक्शन का भी हम बाद में बात करेंगे। हम बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। हाँ, एरो वाला बता देते हैं। मान लो आपने उल्टा कर देते हैं हम, हाँ जैसे, हाँ चलो ठीक है, कार्बन आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो CO2 गैस बना ना, तो हम लोग इस गैस को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अप एरो से। क्या है, CO2 गैस आपकी निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे, अरे मान लो कुछ सॉलिड बन रहा होता, प्रेसिपिटेट बन रहा होता, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे इन सब के बारे में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें हमें जो समझना क्या है, इसमें हमें समझना है कि उनकी स्टेट हम लोग रिप्रेजेंट करें। अगर सॉलिड है तो स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर लिक्विड है तो स्मॉल l से, अगर गैसियस है तो स्मॉल g से, अगर कोई पानी में सोल्यूशन है तो उसको AQ मतलब एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जो कंडीशंस होंगी स्पेसिफिक अगर हैं तो उनको रिप्रेजेंट कर देंगे किसके ऊपर, एरो के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और अगर
किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसको डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, और अगर किसी इक्वेशन या रिएक्शन में गैस निकल रही है तो उसको अप एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अप एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब कैसे अप्लाई होता है हम लोग आगे बात करेंगे, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। अब देखो, ये आप देखो जरा, ये पॉइंट समझो। ए चेंज इन एनर्जी कंटेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन केमिकल इक्वेशन। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर किसी में एनर्जी निकल रही है, मतलब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमारा वही कार्बन वाले ले लेते हैं एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनता है, और क्या निकलता है, एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में, तो आप एनर्जी या हीट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी या हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम लोग माइनस के रूप में लिखते हैं। देनी पड़ती है उनको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिसमें हीट निकलती है उसको बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी या हीट निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें एनर्जी या हीट देनी पड़ती है उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन अगर कोई लिखी है, मान लो जैसे ये लिखा है A+B = C माइनस एनर्जी लिखा है अगर, तो हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। माइनस एनर्जी मतलब इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो A+B + एनर्जी = C। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है किसके, ज़्यादातर हम लोग इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर वाला। ये एग्जाम्पल है हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के। किसके एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के। अगर किसी में एनर्जी, जैसे मान लो कोई इस तरह के फॉर्म में लिखी है तो एंडोथर्मिक, और यहाँ पे जैसे इसमें क्या लिखा है A+B C+ एनर्जी, अगर प्लस एनर्जी दे रहा मतलब एनर्जी निकल रही है। ठीक है, उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके फॉर्म को लिखते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या लिखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वही है एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब, द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। देखो इसका मतलब समझ रहे हो, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है। नहीं समझे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें जो मतलब इसको जो एनर्जी चाहिए, प्रोडक्ट को जो एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए हम ये एनर्जी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो उसको और एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। हम एनर्जी दे, माइनस से मतलब ये नहीं कि निगेटिव है, कम है, घट रही है, घटने का कोई मतलब नहीं है। माइनस प्लस का यहाँ वो एडिशन सब्सट्रैक्शन से मतलब नहीं है। यहाँ पे माइनस साइन बेसिकली ये दिखा रहा है कि हीट हमें देनी पड़ रही है सिस्टम की। समझ में आया कि नहीं। अब देखो मान लो ये सिस्टम है या ये रिएक्शन का पूरा सिस्टम है, इसमें अगर हम हीट या एनर्जी दे रहे हैं तो इसका एनर्जी बढ़ा कि घटा, बढ़ा। वही बता रहा है कि जो प्रोडक्ट का एनर्जी है वो ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। किससे केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। बात बहुत ध्यान से समझना ये बात, माइनस से ये मत सोचना कि ये माइनस साइन हो रहा है तो एनर्जी कम होगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सोथर्मिक में जो आपका प्रोडक्ट का एनर्जी होगा वो रिएक्टेंट से कम होगा। द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। अभी क्लियर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये प्लस माइनस ये अपना मैथ वाला जोड़ना घटाना मत लगाना, बस ऐसे समझो कि एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं। एक सिस्टम है मान लो ये है, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, इसको एनर्जी हम दे रहे हैं, तो इस पूरे का जो रिएक्शन का ये सिस्टम का इसका एनर्जी बढ़ रहा है ना, तो इसका एनर्जी ज़्यादा हो गया कि नहीं जो बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ पे कम होता है प्रोडक्ट से, किस केस में, एंडोथर्मिक केस में। बात समझे कि नहीं, एंडोथर्मिक केस में कम होता है, एक्सोथर्मिक में ज़्यादा होता है। क्यों, एनर्जी ये और निकाल रहा है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। बात समझे, नहीं समझे, समझ गए होगे, नहीं समझे फिर और आगे समझाते जाएंगे जब रिएक्शंस और डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो हमें क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का, एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन में एक प्रॉपर तरीके से जो सही, जो सच में चेंज हो रहा है उसको एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना। दूसरा उसके स्केलेटन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। स्केलेटन फॉर्म मतलब जो उसके सिंबल हैं, जो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट को हमें कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट को कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड। समझे, इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग एरो से सेपरेट करते हैं, और जो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनको हम प्लस से सेपरेट करते हैं। सिमिलरली ऐसे एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट है उसको भी हम प्लस साइन के साथ सेपरेट करते हैं। और जो केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए वो हमारी बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एक सब्सटेंस के, वो जितने रिएक्टेंट के साइड में होने चाहिए उतने ही प्रोडक्ट के साइड में होने चाहिए। ठीक है ना। फिर जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं वो भी हमें लिखना चाहिए। अगर एनर्जी हमारी सिस्टम एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकल रही है, तो प्लस एनर्जी के फॉर्म प्लस लिख देते हैं रिएक्टेंट साइड में। अगर सिस्टम को एनर्जी हम लोग दे रहे हैं तो माइनस लिख देते हैं रिएक्टेंट के साइड में। इतना क्लियर हो रहा है, आई थिंक सब क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखो लास्ट स्टेप जो है बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है। कैसे लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, अभी हमने बताया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो नंबर ऑफ किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के एटम है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है। क्यों, आपने कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ पढ़ा होगा कि मास कंजर्व है, ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। तो वही है, इट इंक्लूड्स द इक्वलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑन द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके अकॉर्डिंग, किसकी वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। क्योंकि देखो, अब देखो H2 प्लस O2 H2, अभी देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, ऑक्सीजन का 2 AMU होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और O2 है तो O2 का क्या हो जाएगा, आई थिंक 32। समझ में आया कि नहीं। और वाटर का क्या होगा 2 + 16 18। तो अगर रिएक्टेंट साइड हम देखें 34 यूनिट आ रहा है, प्रोडक्ट साइड आ रहा है 18 यूनिट। तो मास कहाँ कंजर्व है, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, जितना हमारा रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ही ना प्रोडक्ट होना चाहिए। बाकी गया कहाँ, बाकी गया कहाँ भाई। अगर हम 34 यूनिट रिएक्टेंट डाल रहे हैं, हम मान लो 34 जो हमारा रिएक्टेंट का मास है वो 34 ग्राम है, तो प्रोडक्ट का 18 ग्राम कैसे हो गया, बाकी कहाँ गया भैया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर होना चाहिए, क्योंकि मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है ना खत्म होता है। यहाँ पे मास दिख रहा है खत्म हो रहा है, कहाँ गया। तो इसी के लिए हम लोग क्या चाहिए होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें कैसी चाहिए होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें जो एटम आपके जितने राइट हैंड साइड होने चाहिए उतने ही लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए। तो देखो अब इसको बैलेंस करें। बैलेंस अगर जो आपकी लिखी होती है रिएक्शन, ठीक है, अगर देखो इसको इस तरह 2H2O2, अभी देखो बैलेंस है। सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ 2 लगा, वो हम बाद में सिखाएंगे कैसे बैलेंस की जाती है क्या है। ठीक है। अभी आपको बता रहा हूँ मैं कि बैलेंस का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है। बिना बैलेंस किए काम नहीं चलता क्या। तो देखो, तो वही मैं बता रहा हूँ कि देखो H2 था, ठीक है, H2O2, अभी देखो बैलेंस कर लेंगे तो इधर अगर 4, इधर देखो बैलेंस का मतलब क्या है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन था, तो हमें दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर करने थे। तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस किया जाता है, वो हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे। अभी ये देखो कि बैलेंस का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों बैलेंस किया गया। ठीक है। अभी देखो 2 हाइड्रोजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो या 2 लिख दो, इसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या बता रहे हैं कि बैलेंस का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो देखो
ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे? अब देखो राइट हैंड साइड में देखा जाए तो 2 2 जा 4 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 इंटू 2 दो एटम ऑक्सीजन के हैं। अब यकीन नहीं आ रहा तो आप मास देख सकते हो, ये बैलेंस है। तो देखो 2 2 जा 4, 4 यूनिट हो गया किसका? रिएक्टेंट का मास, 32 प्रोडक्ट का मास, तो 32 और 4 टोटल कितना हो गया? 36। अब देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल है, कितने हैं? 2 वाटर, एक का 18 था, 2 का कितना होगा? 36। दो देख लो 36 इक्वल टू 36, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर, तो हो गया ना, कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो कर रहा है। इसीलिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है। ये बहुत बार पूछा गया, 1 मार्क्स में आपके स्कूल एग्जाम में आ सकता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करती है, किस लॉ को फॉलो करती है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत आराम से चीज़ें चली हैं, ठीक है। एक एक चीज़ हमने बहुत प्रॉपर बताई है। बाई चांस कुछ मिस हो गया हो या कुछ रह गया हो या कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो इतना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? बैलेंस कैसे होती है कोई केमिकल इक्वेशन, ठीक है, उसको बैलेंस किया कैसे जाता है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड किस तरह वर्क करता है। आपसे फिर रिक्वेस्ट है, जितना आज पढ़ाया उतना प्रॉपर देख लो और एक बार फॉर्मूले जो 9th में आपने किस क्रॉस रूल कैसे किया जाता है वो ध्यान कर लो। आयंस, कैटायन और एनायन पे जो चार्जेस होते हैं वो याद कर लो, ठीक है। क्लास आराम से मस्त रहो और आराम से धीरे धीरे पढ़ाई करो। थैंक यू क्लास।